Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is सैयद हसनैन जिलानी और आज हम बात करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आता है और इतने तवातर के साथ आता है तो उसकी वजह क्या है। जो एग्जामिनर है आपका, उसका टारगेट क्या होता है। तो पर्पस इसका आपके सामने मैंने लिखा है कि व्हाई इज सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन फ्रीक्वेंट इन वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। उसकी वजह ये होती है कि जो आपका एग्जामिनर है वो कुछ इवेल्युएशन चाहता है आपकी। क्या चीज मतलब वो ये देखना चाहता है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपके अंदर जो एक लॉजिकल रीजनिंग की एक क्वालिटी है क्या वो मौजूद है, क्या आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज हैं और आपका ग्रामर कैसा है। तो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको एक सेंटेंस में दे दी जाती है और उसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं, एक या दो, और उसको आपने जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उसको सामने रखते हुए उन ब्लैंक्स को आपने फिल करना होता है। अब जब इस क्वेश्चन की डाइसेक्शन की मैंने तो चंद एक पॉइंट्स सामने आए हैं, वो आप लोगों से शेयर कर देता हूं। मैं उम्मीद है कि आप लोगों के ये काम आएंगे जब आप एग्जाम दोगे तो। और अभी मुझे कहा गया कि सब इंस्पेक्टर की सीट्स आई हुई हैं तो उसमें ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन उनके सिलेबस में है और फिर ये कहा गया कि मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूं, तो मैं हाजिर हूं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सेंटेंस कंप्लीशन का सवाल आता है इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। आपको जो स्टेटमेंट नजर आएगी, आपको जो सवाल नजर आएगा वो लॉजिक या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होगा। अच्छा, और आप ये देखिएगा कि ये इंतहाई आसान है। अगर हम इन 4-5 खुतूत के ऊपर इसको पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कितना ज्यादा टफ नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। तो लॉजिक एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको, यानी सेंटेंस जो दिया जाएगा उसमें कोई ना कोई लॉजिक मौजूद होगी, कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट मौजूद होगा और उसको समझते हुए आपने फिर ऑप्शंस देखने होंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सिग्नल बेस्ड सेंटेंसेस भी आपके सामने आएंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं इन पांचों चीजों को। फिर वोकैबुलरी बेस्ड है, फिर ग्रामर बेस्ड सेंटेंसेस ये क्वेश्चन आ सकते हैं और बाज औकात इडियम्स भी पूछे जाते हैं ब्लैंक्स में। अब सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये देखें वो क्वेश्चंस होते किस तरह के हैं। मिसाल देखिए, ही वॉज ऑलवेज ब्लैंक स्पेस इन परफॉर्मिंग हिज टास्क्स वेटिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट टू फिनिश देम। अच्छा, अब यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है लेजी और हेस्टी और इनकॉम्पिटेंट और इनकंसिस्टेंट, अब इसमें से कौन सा चुने हम। तो याद रखिएगा कि सेंटेंस कंप्लीशन का जब सवाल आता है तो ये जो सेंटेंस है ना, ये आपकी दुनिया है, ये आपकी डोमेन है। आपने इसी के अंदर रहना है और इसी के अंदर कोई लॉजिक या कॉन्टेक्स्ट या कोई सिग्नल की तलाश करनी है। So the given piece of information, the given sentence or the given sentences, आपका फोकस सिर्फ इसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, अब फिर देखते हैं सेंटेंस को। He was always blank space, he was always खाली जगह क्या आएगा, in performing tasks, यानी वो टास्क परफॉर्म करने में कैसा है, और आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसा है। Waiting until the last moment to finish them.
आखिरी वक्त तक इंतजार करता है उसको खत्म करने के। अब ये देख लीजिए, लॉजिक इसके पीछे ये है कि जो लोग परफॉर्मेंस फोकस्ड होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो आखिरी मोमेंट तक इंतजार नहीं किया करते। तो ये हमारे पास एक लॉजिक मौजूद है, वेटिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त तक इंतजार करता है। तो इसका मतलब है कि ही वॉज ऑलवेज लेजी इन परफॉर्मिंग हिज टास्क। हेस्टी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो हेस्टी होता तो फिर वेट क्यों करता? अगर वो हेस्टी होता तो फिर इंतजार क्यों करता भाई? इनकॉम्पिटेंस का कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं है यहां। यानी कि यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट हमें मिल रहा है, जो लॉजिक हमें मिल रही है, वो ये है कि वो इंतजार करता रहता है आखिरी लम्हे का। इनकॉम्पिटेंसी का अगर सिलसिला होता तो फिर ये सेंटेंस कुछ इस किस्म का बनता कि ही वॉज ऑलवेज इनकॉम्पिटेंट इन परफॉर्मिंग हिज टास्क्स एंड there were always many flaws in the task he performed. There were always many flaws. यानी अगर ये जो वेटिंग वाला पार्ट है यहां पर कोई फ्लॉज या मिस्टेक्स का जिक्र होता तो फिर हम कहते हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है। अच्छा, अब इनकंसिस्टेंट भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आगे कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा होता कि कभी वो काम करता है, कभी वो नहीं करता, कभी वो जल्दी काम कर लेता है और कभी वेट करता रहता है लास्ट मोमेंट का। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो, ये देखिए, ही वॉज ऑलवेज blank space in performing his tasks. Sometimes he completed the tasks in time. And some other time, yeah, and sometimes, इसका कोई सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं ताकि सेंटेंस जो है वो थोड़ा जानदार बने। ओकेजनली, समटाइम्स ही completed the tasks in time and occasionally he delayed his tasks, delayed his duties। ये देखें जी। अब अगर इस किस्म का कोई कॉन्टेक्स्ट यहां पर होता कि sometimes he completed the tasks in time and occasionally he delayed his duties, तो फिर यहां पर inconsistent आ सकता था। तो लिहाजा हमारा जो सेंटेंस है आप उसको देखिए, उसमें एक ही बात की गई है कि वो इंतजार करता रहता है लास्ट मोमेंट तक, तो लिहाजा यहां पर लेजी आएगा। तो लेजी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसको मैं यहां कलर्ड कर देता हूं, ये लीजिए जी। अच्छा,
अब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है कि आप सेंटेंस के अंदर मौजूद उस मंतक को, उस लॉजिक को पहचानिए, सेंटेंस को बार बार पढ़िए, और बार बार जब आप पढ़ेंगे ना तो प्रैक्टिस करते हुए ही बार बार पढ़ेंगे। जब आप अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, तो एग्जाम में आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट इन सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन प्रिपरेशंस। अच्छा, अब अगला जो कॉन्सेप्ट था वो था सिग्नल बेस्ड। अब देखिए, दूसरा यहां पर मैंने जो हेडिंग दी है वो है हाउ टू अटेम्प्ट सिग्नल बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा हुजूरे वाला, गुजारिश ये है कि सिग्नल्स जो हैं वो तो हमारा सामना रोजमर्रा जिंदगी में ही होता है। ठीक, मतलब कि अगर वालिद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट है तो हम उस सिग्नल को समझ लेते हैं कि अब ये टाइम है पैसे मांगने का। ठीक, और अगर वालिद साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तेवरी चढ़ी हुई है, तो हम फिर बच के गुजरने में ही बेहतरी समझते हैं कि इट इज बेटर टू अवॉइड सच अ थंडरस्टॉर्म। तो इसी तरीके से और हमारे इर्द गिर्द भी सिग्नल्स, साइंस मौजूद होते हैं और हम उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। जैसे कि आप बाहर निकले और फॉग है, अब ये सिग्नल है कि आपने एहतियात से बाइक चलानी है और एहतियात से गाड़ी चलानी है। ठीक है ना, फर्ज करें आप सड़क पे निकले और आप देख रहे हैं कि एक जो बस जा रही है उसका जो व्हील है, उसका जो टायर है वो वॉबलिंग कर रहा है, लड़खड़ाता हुआ जा रहा है, तो आपके लिए, आपके सामने सिग्नल है कि हो सकता है कि ये उल्टे, क्योंकि इसका जो टायर है वो ठीक नहीं है इस वक्त, जो व्हील है वो उसका चकरा रहा है इस वक्त। तो इस किस्म के कई सिग्नल्स हमारे इर्द गिर्द फैले हुए होते हैं। ऐसे ही सिग्नल्स आप लोगों ने देखने हैं कि सेंटेंस में किधर है। अच्छा, अब मेरी नजर में ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन में, और उसके बाद फिर ये सिग्नल्स वाले जो सिग्नल्स, तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर सेंटेंस में ही मौजूद होता है, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या चीज है। अच्छा जी, पहला सिग्नल है अग्रीमेंट और फर्दरेंस का। सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई ऐसा लफ्ज होगा जो अग्रीमेंट या फर्दरेंस को शो करेगा। इसकी मैं आपको पहले यूं मिसाल दूं, ये देखिए, ही इज अ नाइस बॉय एंड हिज पेरेंट्स love his manners a lot। अब ये देखिए, इस सेंटेंस में ये जो एंड है ये सिग्नल है, यानी कि आप यूं समझिए कि एंड से पहले जो सिचुएशन होती है, एंड से पहले जो कॉन्सेप्ट होता है वही एंड के बाद में भी मौजूद होता है। तो एंड जो है वो सिग्नल है फर्दरेंस का। ठीक है, अब हम इसी का एमसीक्यूज बना लेते हैं। फर्ज करें हम यहां से नाइस को ओमिट कर देते हैं। अब देखिए, अब अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, चार ऑप्शंस बनाते हैं इसके। ये देखिए जी, माफ कीजिएगा, कंप्यूटर पे स्पीड मेरी ऐसी ही है टाइपिंग की, तो ये जो गलतियां होंगी एरेटम, तो ये आपको बर्दाश्त करनी होगी। अब यहां पर अल्फा ऑप्शन आता है नाइस, बीटा ऑप्शन आता है इंटेलिजेंट, चार्ली ऑप्शन आता है
लेजी और डेल्टा ऑप्शन आता है ब्रेव। अब देखो आप, अब उसके पेरेंट्स जो है वो उससे मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक खास क्वालिटी से, उसके मैनर से। अब ये सिग्नल था एंड का। अब एंड के बाद अगर उसके मैनर से मोहब्बत की जा रही है तो वो नाइस है, ना कि इंटेलिजेंट। अच्छा, अगर यहां पर इंटेलिजेंट आता तो सेंटेंस चेंज होता, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड हिज पेरेंट्स लाइक हिज विजडम अलॉट। अगर ऐसा होता तो ठीक है। लेजी नहीं आ सकता बिल्कुल, क्योंकि मैनर्स के पसंद करने की बात हो रही है। तो ही इज अ ब्रेव बॉय एंड हिज पेरेंट्स लव हिज ब्रेवरी और ऑडेसिटी अलॉट, फिर इस किस्म का सेंटेंस होता। तो एंड सिग्नल था यहां पर फर्दरेंस का। ठीक है, आसान सा एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को बना के दिखाया है यहां पे। सिग्नल्स। और ये मैं आगे बताता हूं कि देखें, ये आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं कि अग्रीमेंट के या फर्दरेंस के सिग्नल कौन से हैं। एंड के दाएं बाएं सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। जो बात एंड से पहले की जाती है वही बात, उसी बात को एंड के बाद आगे बढ़ाया जाता है। जो कॉन्सेप्ट नॉट ओनली के बाद होता है वही कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो के बाद भी कंफर्म कर दिया जाता है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मोहर लगा दी जाती है। मिसाल के तौर पर अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो की मैं गुजारिश करूं, यही एक सेंटेंस बना देता हूं मैं आपको। He is not only honest but also sincere, अब ये देखिए आप, but also sincere। अब not only के बाद अगर एक क्वालिटी दी गई है, पॉजिटिव क्वालिटी है, और तो बट ऑल्सो के बाद ये जो सिंसियर है ये भी यहां पर एक पॉजिटिविटी को शो करने वाली क्वालिटी ही आनी चाहिए थी। अब खुद ब्लैंक बनाते हैं ना, ये देखिए जरा। अब ये बट ऑल्सो के बाद हमने खाली जगह छोड़ी और अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा ये बनाए 3 ऑप्शंस। अब देखिए सी और डी। अच्छा, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो कनिंग, ये नहीं हो सकता। बट ऑल्सो क्लेवर, ये नहीं हो सकता। बट ऑल्सो टॉल, ये भी नहीं हो सकता। बट ऑल्सो सिंसियर होगा यहां पर। क्यों? कि नॉट ओनली के बाद जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसी कॉन्सेप्ट को आगे उसकी फर्दरेंस होती है बट ऑल्सो के बाद भी। तो ये सारे मैंने वो वाले सिग्नल्स दिए हैं, देख लीजिए। देन है, दिस है, बिसाइड्स है, ऑल्सो है, TOO है, बट एज वेल है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, फर्दर है, मोर ओवर है, फर्दर मोर है, लाइकवाइज, नेक्स्ट, व्हाट्स मोर, इन एडिशन टू दिस, एडिशनली, ये सारे के सारे जो है ये फर्दरेंस का सिग्नल है। तो जो बातें इनसे पहले की जाती हैं वही बात इनके बाद की जाती है और आगे बढ़ाई जाती है। अब देखिए, अब हम दोबारा इस तरफ आते हैं। ये देखो आप जरा, इसको मैं यहां से खत्म कर दूं, ठीक है। ये देखिए जी, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रफलगर। अच्छा, इस किस्म के वो मतलब मोटे मोटे हैवी लफ्जों से आपने खौफ नहीं खाना। सेंटेंस कंप्लीशन में ऐसे लफ्ज शायद जानबूझ के डाले जाते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, जो इस वक्त कैंडिडेट बैठा है, वो उनमें फंसे, उनमें अपना टाइम जाया करे। भाई बस बड़ी सादा सी बात है कि ये जो एग्जाम है ना, असल में इसको हम जितना भी यूफेमाइज कर लेना, जितना मीठा बना लें कि जनाब इसमें टेस्ट किया जाता है और इसमें क्वालिटीज परखी जाती हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन भाई इम्तिहान जो है वो एक जंग है एग्जामिनर के बीच में और कैंडिडेट के बीच में। एग्जामिनर चाहेगा कि कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा घुमाए, ट्रिक्स खेले उसके साथ और ज्यादा से ज्यादा उसका पेपर जो है वो गलत हो। और इधर जो कैंडिडेट होता है वो फिर आगे मतलब अखाड़े में उतर जाता है फिर। तो भाई आप एग्जाम्स को मतलब
या एक आइडियल पेडागोजिकल मैनर में अगर हम बात करें तो एग्जाम में एक इवेल्युएशन है, उसके अंदर टेस्ट की जाती हैं क्वालिटीज, और मेमोरी का टेस्ट होता है उसमें, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जा सकती हैं। लेकिन हकीकत यही है, जो मेरे ख्याल में हकीकत यही है, मेरे मुतल्लिक हकीकत यही है कि हुजूर ये जो एग्जाम है ये जंग है, ये एग्जामिनर के और कैंडिडेट के बीच में, और हमने उसके ट्रिक्स से खुद को खबरदार रखना है। तो ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रफलगर की जंग के दौरान एडमिरल नेल्सन साहब थे, वो एडमिरल नेल्सन रिमेन्ड ब्लैंक स्पेस एंड इन फुल कमांड। मैं आगे पढ़ता ही नहीं हुजूर, क्योंकि आगे कोई ब्लैंक नहीं है। अच्छा, एंड के बाद है कि वो फुल कमांड में रहे। हाँ, वो फुल कमांड में रहे, तो एंड से पहले भी कुछ ऐसा ही वर्ड आना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा, इसको मैं जरा सेट कर दूं। एक मिनट जरा ठहरिएगा। सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। नहीं बे नहीं, सेव नहीं, कैंसल। अच्छा जी, मैंने इसका एक ऑप्शन चेंज किया है। अच्छा, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रफलगर एडमिरल, इस कॉमा को भी साथ में लाते हैं, एडमिरल नेल्सन रिमेन्ड ब्लैंक स्पेस एंड इन फुल कमांड। अब यहां पर ना एंड फिर सिग्नल है हमारे पास, ये देखें, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, बल्कि साथ ही इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ग्रीन में। एंड के बाद है वो फुल कमांड में रहे। और एंड से पहले भी कोई ऐसा लफ्ज आना चाहिए जिसमें उनकी पावर शो होती हो। पावर रेजिस्टेबल नहीं हो सकता, डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं हुए होंगे। अगास्ट का मतलब होता है खौफ ज़दा, फ्राइटन्ड, अगास्ट। ठीक है, हॉरिफाइड, अमेज्ड, हॉरिफाइड, अगास्ट। और ये लफ्ज भी याद कर लीजिए, ये इतना टफ नहीं है। ठीक है, AGHAST, अगास्ट। हाँ, अनडिस्टर्बेबल रहे वो। ठीक है, क्योंकि आगे इन फुल कमांड में लिखा हुआ है, तो अनडिस्टर्बेबल रहे वो, बिल्कुल रेजोल्यूट रहे, डिटरमिन्ड रहे, अनडिस्टर्बेबल रहे, ये जो थे एडमिरल साहब। और आगे लिखा हुआ है कि कमांड ऑफ द सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ हिस्टेरिया एंड पैनिक ऑल अराउंड हिम, इसके बावजूद कि उनके इर्द गिर्द पैनिक फैला हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब यहां इन स्पाइट ऑफ जो है ना, ये भी एक सेंस हमें बता रहा है। देखिए आप जरा, इन स्पाइट ऑफ के बाद हिस्टेरिया फैला हुआ है, पैनिक फैला हुआ है। अच्छा, अब आप यहां मुझे कहोगे जी कि अगर लफ्ज का मतलब ही ना आता हो, भाई लफ्ज का मतलब भी आ जाएगा। आप ये टेक्निक्स सीखो पहले कि ये सिग्नल्स कैसे हैं, इसके अंदर लॉजिक कैसी होती है, अग्रीमेंट के सिग्नल्स कौन से हैं, फिर कंट्रास्ट के सिग्नल्स कौन से हैं, फिर कॉज इफेक्ट के सिग्नल्स कौन से हैं, पहले उसको पहचानना सीखो। यानी हम पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं जी कि अगर लफ्ज ही ना आते हुए, भाई लफ्ज क्यों ना आएंगे, हम वोकैबुलरी बकायदा रेडी करेंगे। और इससे अगला लेक्चर मैं वोकैबुलरी का ही रिकॉर्ड करवाऊंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो वोकैबुलरी भी तैयार हो जाती है, तो उसे याद किया जा सकता है। याद करने की टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं वोकैबुलरी याद करने की। ठीक है, एंड वोकैबुलरी कैन ऑल्सो बी टॉट। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ा दूं और फिर सोर्स भी बता दूंगा कि जहां से आपने वोकैबुलरी रेडी करनी है। अच्छा, उसके बाद अगले जो सिग्नल्स हैं वो कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं। अब वो हमने देखने हैं। ही इज अ वेल्थी पर्सन येट, देखें जी, अब येट को मैं करता हूं यहां पर हाईलाइट। येट जो होता है वो भी कंट्रास्ट का सिग्नल होता है। ठीक है, ऊपर एंड जो था वो फर्दरेंस का सिग्नल था, येट जो है वो कंट्रास्ट का सिग्नल है। उसके दाएं बाएं जो है वो उलट बातें होती हैं। जो बात येट से पहले होती है उसके उलट बात येट के बाद में होती है।
तो हुजूरे वाला, अब येट के बारे में मैं बात कर रहा था कि जो येट है वो कंट्रास्ट का सिग्नल है। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल एक और लेते हैं। फर्ज करें कि सेंटेंस है ही he works very hard, yet he does not pass the exams। अब देखिए कंट्रास्ट है, यट से पहले वो मेहनत कर रहा है, यट के बाद उसका उलट रिजल्ट आ रहा है यहां पे, ठीक है। यही एंड लग जाता तो ये आता कि ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही पासेस एवरी एग्जाम, तो यूं आ जाता, वो अग्रीमेंट का सिग्नल होता या फर्दरेंस का होता जो हमने पहले देखा था। अच्छा जी, अब इस सेंटेंस को देखिए, ही इज अ वेल्थी पर्सन येट ही डज नॉट ब्लैंक स्पेस द पुअर। हेल्प आएगा यहां पे कि अच्छा लॉजिक तो इन्वॉल्व होती है हुजूर, ठीक है, सिग्नल्स भी हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और लॉजिक जो है वो भी इन्वॉल्व होती है कि वेल्थी पर्सन है। अब एक लॉजिकली अगर बंदा सोचे तो जो वेल्थी पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, उनके पास चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो गरीब अवाम की, गरीब लोगों की मदद करें। यट हमें बता रहा है, यट यहां पर कंट्रास्ट का सिग्नल है कि ही इज अ वेल्थी पर्सन येट ही डज नॉट हेल्प द पुअर। ही लाइक नहीं आ सकता, ठीक है, और इग्नोर नहीं आ सकता, एक्सप्लॉइट नहीं आ सकता। ही इज अ वेल्थी पर्सन येट ही डज नॉट लाइक द पुअर। तो ये तो वो सेंस हो जाएगी ना कि अगर वो वेल्थी पर्सन ना होता तो गरीबों को पसंद करता, तो पसंद करने की कोई सेंस ही नहीं है इसमें। ही इज अ वेल्थी पर्सन येट ही डज नॉट इग्नोर द पुअर, तो इसका मतलब है कि जनरली जो वेल्थी पर्सन होते हैं वो इग्नोर करते हैं पुअर लोगों को। भाई इग्नोर तो उसको किया जाता है जिससे आपका वास्ता पड़े, ठीक है, राह चलते बंदे को इग्नोर कौन करता है भाई, ठीक है। तो अब ये देखिए भाई, आपका दोस्त है जो आपको इग्नोर कर सकता है, फादर है, मदर है, ब्रदर सिस्टर है, इनका इग्नोर करना बनता है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं बाहर गया जी और ट्रैफिक वार्डन ने मुझे बड़ा इग्नोर किया, भाई क्यों, वो उसने क्या इग्नोर करना है भाई, या क्या नहीं इग्नोर करना, तो यहां पर सेंस नहीं है इग्नोर की। ही इज अ वेल्थी पर्सन येट ही डज नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। अच्छा, अब क्या वेल्थी पर्सन एक मतलब शर्त है कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं गरीबों को, ठीक है। पुअर पीपल ऑल्सो एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल। अब यहां पर असल में जो येट कंट्रास्ट दे रहा है वो वेल्थ और पॉवर्टी का कंट्रास्ट दे रहा है यहां, ठीक है। वेल्थी पर्सन है तो गरीबों की हेल्प करनी चाहिए उसको, कंट्रास्ट का सिग्नल। कंट्रास्ट के और सिग्नल्स भी हैं यहां, मैंने आपके सामने ये देखें, इसको आप नोट कर लें बेशक, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, बल्कि अगर आप कहते हैं तो ये मैं आपको भेज भी दूंगा, मतलब इसका पीडीएफ बना के भी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। ऊपर ये यहाँ पर ये देखिए, ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप राब्ता कर लीजिएगा। जैन जिलानी साहब यहाँ पर होंगे, तो उनसे कहिएगा कि जी सेंटेंस कंप्लीशन के जो नोट्स की पीडीएफ है वो हमें भेज दें, तो वो आपको भेज देंगे। ये सारे कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं, आप देखो। Whereas on the other hand, however, nevertheless, nonetheless, on the contrary, by comparison, up against, balance against, conversely, meanwhile, ठीक है ना। ये देखे सारे के सारे ये कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं। ये देखो जी, यट इसी में आ रहा है, ये देखो एक्चुअली भी इसी में है। अब देखें एक्चुअली कैसे कंट्रास्ट बनाता है,
कि दिस innocent looking boy is actually very cunning। ये देखो, अब यहां फर्ज कर लेते हैं कि एक्चुअली वेरी के बाद ब्लैंक स्पेस अगर होता तो फिर हम किसको चुनते? एक्चुअली से पहले इनोसेंस है ना, उसका कंट्रास्ट चुनते हैं आप फिर। ठीक है, कहते हो तो मैं आपको इन सब के सेंटेंसेस भी बना के दे देता हूं। ठीक है, बल्कि अभी मैं देखता हूं कि इस लेक्चर में टाइम कितना लगता है। मेरा टाइम अगर कम लगता है तो फिर इसके सेंटेंसेस बना देता हूं, अगर नहीं भी बनाता तो आप ये देखो कि ये सारे कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं, यानी इनसे पहले जो थॉट होगी इनके दूसरी जानिब एक ऑपोजिट थॉट होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये इस वक्त हम किस हेड में बात कर रहे हैं? हाउ टू अटेम्प्ट सिग्नल बेस्ड क्वेश्चंस। ऊपर हमने लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखा था। अच्छा, अब कॉज इफेक्ट। द वर्कर वॉज सो टायर्ड दैट ही डाइड अर्ली। थकावट से बंदा मरता नहीं है भाई, इतनी भी क्या थकावट हो गई। द वर्कर वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट अर्ली हो सकता है, गॉट अप अर्ली भी गलत है। इतना थका हुआ था, वो तो खैर बातें बनी हुई है ना जी कि इतनी थकावट थी, इतनी थकावट थी। या बाद सिचुएशन में ऐसा होता होगा कि भाई थकावट की वजह से मेरी आंख खुल गई, थकावट की वजह से मैं सो नहीं सका, लेकिन वो मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं। जनरली ऐसा ही होता है। लॉजिक ये कहती है कि जब आप थकते हो तो आराम मांगते हो, नींद मांगते हो, सुकून मांगते हो। तो द वर्कर वॉज सो टायर्ड दैट, अब सो और दैट जो है ये दोनों सिग्नल्स हैं कॉज इफेक्ट के। इसको मैं कर देता हूं, ये हो ही नहीं रहा, इसको मैं कर देता हूं पर्पल कलर का। सो और दैट को अलग अलग करके करता हूं। ये देखो जी, सो और दैट का अगर सो अकेला आए तो वो भी कॉज इफेक्ट का सिग्नल है। सो और दैट का अगर कॉम्बो आता है तो वो भी कॉज इफेक्ट का सिग्नल है। तो द वर्कर वाज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट अर्ली होगा हुजूर। तो यहां पर चार्ली ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसका भी कोई हम कौन सा कलर देते आ रहे हैं? मुख्तलिफ ही कलर देते आ रहे हैं। ये देखिए जी, इसको हम कर देते हैं पीले रंग का। अच्छा, बाज औकात डबलिंग के सिग्नल्स होते हैं, ये बड़े मतलब कनिंग किस्म के और बड़े खचरे किस्म के ये सिग्नल्स हैं। इसके भी ही इज नॉट ब्लैंक स्पेस सो ही कैन रीड न्यूज़पेपर एंड राइट लेटर्स। अच्छा, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है और लेटर लिख सकता है तो पढ़ा लिखा है ना, तो फौरन हम एजुकेटेड को चुनेंगे। भाई यहां पर नॉट भी है, ठीक है, तो यहां पर नॉट अनएजुकेटेड आएगा। नॉट और अन ये डबल नेगेटिव हो जाएगा, तो बाजू का डबलिंग होती है, उससे भी हमें खबरदार रहना होता है। तो ये भी एक सिग्नल दिमाग के अंदर रखिए, एक साइन। देखिए ना, फिर देखें एग्जामिनर कैसे ट्रिक खेलेगा आपसे। ही कैन रीड न्यूज़पेपर एंड राइट लेटर्स। अच्छा, तो फिर वो पढ़ा लिखा बंदा हुआ ना, तो फौरन हम एजुकेटेड लिख देंगे। ओ भाई यहां पर नॉट भी तो है ना, तो लिखें ही इज नॉट अनएजुकेटेड। मतलब ही इज नॉट इग्नोरेंट का मतलब है कि ही इज अवेयर। ही इज नॉट इलिटरेट का मतलब है कि ही इज लिटरेट। ठीक है ना। ही इज नॉट अनडिस्टर्ब्ड का मतलब है कि ही इज डिस्टर्ब्ड। तो इसी तरह नॉट अनएजुकेटेड आएगा कि जिसका मतलब बन जाएगा कि वो एजुकेटेड है। और आगे देखे कॉज इफेक्ट का सिग्नल भी है। अब एजुकेटेड है तो इसका इफेक्ट ये है ना कि वो न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है और लेटर्स भी लिखता है। ठीक, अब कॉज इफेक्ट के जो सिग्नल्स हैं ये देखिए, वो ये है, सो है, हेंस है, हेंसफोर्थ है, दस है, रिजल्टेंटली है, एज अ रिजल्ट है, देयरफॉर, देयर अपॉन, देयरफॉर, सब्सिक्वेंटली, अगो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ठीक है, ये सिग्नल्स भी आपके पास हैं, इनको याद रखिएगा ताकि
जब देखो बेटे, बात यह है कि सेंटेंस कंप्लीशन का जो सवाल आता है ना आपके सामने, उसमें से मेरी हम्बल ओपिनियन में ये दो पहली जो चीजें हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस जो इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको सेंटेंस में, वो जो सेंटेंस जिसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है आप उस पर फोकस करो, उसमें मंतक ढूंढो, लॉजिक ढूंढो, लॉजिक। और लॉजिक क्या होती है? कॉज इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड लॉजिक। इन माई हम्बल ओपिनियन, दैट मे बी रॉन्ग, बट तो लॉजिक ढूंढो, उसमें सिग्नल्स ढूंढो कि भाई हमने देखें, यही चीज मैं बताता हूं सीएसएस को जब प्रेसी पढ़ाता हूं, तो कि भाई हर लफ्ज का मीनिंग जानना लाजमी नहीं है, आप सिग्नल्स के थ्रू मीनिंग तलाश किया करो, ठीक है? तो इन सिग्नल्स, कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है, कोई ना कोई सिग्नल ऐसा होता है जो आपको हिंट देता है कि इस लफ्ज का क्या मतलब होगा या इसमें क्या आना चाहिए। अच्छा, अब है हाउ टू अटेम्प्ट वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब अगली बात आ गई ये। अच्छा, वोकैबुलरी को तैयार करने की जरूरत होती है हुजूर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा नहीं, शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट है, लेकिन वो सिनोनिम एंटोनिम में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो शॉर्टकट कौन सा है, ठीक है? मॉर्फोलॉजी के थ्रू पहचाना जा सकता है कि कौन की मतलब किस क्वेश्चन का सिनोनिम कौन सा होता है, पर लेकिन वो शॉर्टकट है। तो भाई वोकैबुलरी याद ही करो। आज आप कोई एक एग्जाम दे रहे हो, बिल फर्ज करें सब इंस्पेक्टर का है, कल एएसआई का आ सकता है, उसके बाद सीएसएस है, पीएमएस है, पीपीएससी, एफपीएससी, ये सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, तो इसमें वोकैबुलरी तो आनी ही आनी है। तो भाई वोकैबुलरी को तो तैयार करो आप लोग। वो कैसे तैयार करनी है, अगला मेरा फुल प्लान है कि मेरा अगला लेक्चर जो है वो वोकैबुलरी के ऊपर ही होगा। वो कोई मैंने 14 to 15 मेथड इन्वेंट किए हुए हैं कि जिसके थ्रू मतलब वोकैबुलरी अगर उन खतूत पर तैयार की जाए तो वोकैबुलरी जल्दी याद होती है और जहन में देर तक रहती है, ठीक है? अच्छा, अब लिखा हुआ है इफ यू वैल्यू ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एस्पेक्ट्स आना चाहिए यहां पे, यू आर। अच्छा, अब वो बंदा जो पॉजिटिविटीज पे फोकस रखता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो जब तक ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग नहीं आता होगा आपको, क्योंकि बाज जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उसमें वोकैबुलरी की डेफिनेशन दे दी जाती है, एक लफ्ज दिया जाता है और पूरा सेंटेंस उसकी डेफिनेशन होता है। अब पेसिमिस्टिक हम कहते हैं उस शख्स को जो कि सिर्फ तारीख पहलू देखे, ये नेगेटिव थिंकर होता है। ये वही पुरानी मिसाल है कि पानी का ग्लास आधा है, ठीक है? तो एक ऑप्टिमिस्टिक कहेगा कि आधा भरा हुआ है और एक पेसिमिस्टिक कहेगा कि आधा खाली है। तो ये हर बात का नेगेटिव पहलू देखता है, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है ना? वो जैसे खामद ने अपनी बीवी को कहा कि भाई तुम कितनी फजूल खर्च औरत हो, जब एक चुटिया से काम बनता है तो तुम दो दो चुटियां क्यों बना के रखती? वही बात हो गई ना, आटा गुननी है तो हिलनी क्यों है? तो ये पेसिमिज्म इसको कहते हैं, तारीख ख्याली। और अगर मुझसे पूछते हो तो इस दुनिया में पेसिमिस्टिक लोग ज्यादा हैं, ऑप्टिमिस्टिक कम है। रुलाने वाले, तनकीद करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, ये लोग ज्यादा हैं, ठीक है? दूसरों की खुशी में खुश होने वाले, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकर्स, इनिशिएटिव लेने वाले लोग कम हैं। तो आप देख लें आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, ऑप्टिमिस्टिक पीपल की या पेसिमिस्टिक पीपल की। अच्छा, चार्ली में वर्ड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है नार्सिसिस्टिक, इसका मतलब होता है खुद पसंद, ईगोइस्ट। यानी कि चार्ली और डेल्टा जो है ये सिनोनिम्स हैं। ये नार्सिसिज्म बकायदा एक ग्रीक मिथ पे बेस है ये लफ्ज, तो वो फिर नहीं बताता, अभी उसका टाइम नहीं है। अच्छा जी, हाउ टू अटेम्प्ट ग्रामर बेस्ड। अच्छा, अब वोकैबुलरी का हमारा फिर क्या फाइनल हुआ कि वोकैबुलरी को हम लोग तैयार करेंगे
और उसके लिए मैं आपको बता दूं, सेट 1 के 600 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स तैयार करें आप, और उसके अंदर काफ़ी वोकेबलरी के जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। 600 हाई फ्रीक्वेंसी सेट 1 के वर्ड्स। बाकी वोकेबलरी के लिए लेक्चर मैं अपना रिकॉर्ड कर दूंगा। वोकेबलरी की अगर मेरी बुक चाहिए आपको, जिसके अंदर वो पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन भी है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी है, डिफरेंट डिक्शनरी से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और डेफिनेशंस भी ली हुई हैं, फिर फिक्रे भी बनाए हुए हैं, फिर उर्दू में भी मतलब लिखा हुआ है, यानी वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सा एक पैकेज जो है वो बनाया हुआ है। तो वो आप इसी नंबर पे जब कॉल करेंगे तो आपको वो बुक भी मिल जाएगी, और उसमें काफ़ी सारी मतलब टेक्निक्स हैं, वो बनाई ही इस तरीके से गई है कि वोकेबलरी याद हो जाती है। और फिर क्या नाम है कि मैं आपको एक कुछ टेक्निक्स, जो मैंने कहा है कि 14 to 15 टेक्निक्स, मैं आप लोगों को इस पे लेक्चर भी दे दूंगा, ठीक है, जब हम सिनोनिम एंटोनिम की बात करेंगे उसके ऊपर। अच्छा जी, अगला है हाउ टू अटेम्प्ट ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। अब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं? आई ट्रस्ट नो वन ब्लैंक स्पेस यू। इसमें कोई ना कोई ग्रामर का रूल इन्वॉल्व होता है भाई। हो सकता है कोई प्रपोजिशन दे दे, वो हो सकता है कोई एडजेक्टिव एडवर्ब का इश्यू उसके अंदर, अग्रीमेंट मिस्टेक का इश्यू इसके अंदर डाल दे वो, ठीक है ना। अब आई ट्रस्ट नो वन बट यू आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि क्या वजह है कि यहां पर बट यू आए। एक्सेप्ट यू भी तो आ सकता है, और यू अलबत्ता नहीं आ सकता, एंड यू नहीं आ सकता, यानी बीटा और चार्ली ये दोनों वीक ऑप्शंस हैं। बस अब एक्सेप्ट क्यों नहीं आएगा और बट क्यों आएगा, तो याद रखिएगा कि ये जो नो फैमिली होती है ना, नो फैमिली से मेरी मुराद है नो वन, नो बॉडी और नो थिंग। नो थिंग जिसको आप लोग कहते हो नथिंग। और एनी की जो फैमिली है ना, वो है इसी तरीके से लिखो, एनी वन, एनी बॉडी और एनी थिंग। नो फैमिली के बाद अगर कभी टाई पड़ जाए बट और एक्सेप्ट में, तो आप बट का इस्तेमाल करो। और एनी फैमिली में अगर कभी टाई पड़ जाए कि बट आएगा या एक्सेप्ट आएगा, तो आप यहां पर EXCEPT एक्सेप्ट का यूज करो। यानी आई ट्रस्ट नो वन बट यू, और अगर ये एक्सेप्ट से बनाएंगे तो यूं बनाओ, आई डोंट ट्रस्ट एनी वन एक्सेप्ट यू। ठीक है, तो नो फैमिली आ जाए तो बट का कॉम्बिनेशन बनेगा, एनी फैमिली आ जाए तो, अब ये देखो ना एनी वन है ना, तो एनी वन के साथ हम एक्सेप्ट लगाएंगे। अब नो फैमिली का कोई और बेशक ले लें, नथिंग को उठा लें, लिख लें, लिखें जरा, आई लाइक नथिंग बट नॉवेल्स। मुझे सिवाय नॉवेल्स के कुछ नहीं पसंद। आई ईट नथिंग बट सिरी पाए। सिरी पाए के अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो ग्रामर का रूल अब हम क्या, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें भाई? मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूं कि ग्रामर में ना 4 चीजें तैयार करो, 5। एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए आपको, और आप यकीन कीजिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको पुराने जमाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता था, अब CSS लेवल पे भी बच्चों का कमजोर होता है। एक ये वाला टेंस आना चाहिए आपको, एक पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल आजकल जिसको कहा जाता है पास्ट सिंपल टेंस आना चाहिए। एक आपको अग्रीमेंट मिस्टेक्स का कॉम्प्रिहेंसिव सा लेक्चर आप लोगों को सुनना चाहिए। एक कंजंक्शंस एक कंजंक्शंस, कॉम्बिनेशंस और कंडीशनल्स।
कंडीशनल्स ये आने चाहिए और एक वर्ब। ये जो 5 चीजें हैं ना, ये आपको रेडी होनी चाहिए। और अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली अगर इसको आप तैयार करते हो तो ग्रामर के काफी सारे इश्यूज जो हैं वो हल हो जाते हैं। ये जो YouTube चैनल है ना, जिसके ऊपर मैं इस वक्त आपको ये अपलोड किया हुआ है, ये मैंने लेक्चर, तो आप इसी में मेरे लेक्चर तलाश करो। अग्रीमेंट मिस्टेक्स के भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे और कंजंक्शन कॉम्बिनेशन कंडीशनल्स के भी लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल पे अभी मैंने अपलोड नहीं किया, वो फिर मैं कर दूंगा आपके लिए। तो ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्योंकि अभी मैं कोई इतना बहुत अच्छा प्रोफेशनल इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को मैं नहीं जानता, तो इस वजह से ना वो रैंडमली चीजें अपलोड हुई हैं, तो वो आपको ढूंढनी पड़ेगी वहां। तो अग्रीमेंट मिस्टेक्स के कोई 6-7 लेक्चर्स मौजूद हैं, उनको 7 को सुनो, 6 हैं तो 6 को सुनो। आप यकीन कीजिए आप इंजॉय भी करोगे और काफी सारे मुश्किलात उसके फिर हल हो जाएंगे। इसी तरह कंजंक्शन कॉम्बिनेशन कंडीशनल्स वगैरह जो है वो इनको भी देखिए, इनके भी हैं। ढूंढने में अगर मुश्किल हो तो ये जो ऊपर फोन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 0300807066, इसके ऊपर कॉल करें और अपनी क्यूरी बता दें जी कि हमें फलां चीज नहीं मिल रही, तो वो आपको फिर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, यानी कि डिलीट कर देता हूं। हमारे जमाने में तो भाई रबर ही होते थे जिससे हम मिटाते ही थे। आप नए जमाने के बच्चे हो, आप फिर डिलीट करते हो, रिमूव करते हो, तो आपकी टर्म्स डिफरेंट है भाई। हमारा तो रबर ही ऐसा होता था कि जिसको मिटाते थे तो मिटाने की बजाय वो सफा और मजीद काला कर देता था। अच्छा, अब आखिरी कॉन्सेप्ट है हाउ टू अटेम्प्ट ईडियम बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, ईडियम बेस्ड भी क्वेश्चंस हुजूर आ सकते हैं, अगरचे इनकी फ्रीक्वेंसी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बाज औकात ये देखे गए हैं, लेकिन कुछ मशहूर ईडियम्स हैं, उनको आप लोग तैयार कर लो। और मैं भी अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी लेक्चर मैंने देना है, तो मैंने मैच्योर नहीं किया ईडियम पे लेक्चर, ठीक है, लेकिन वो मैं मैच्योर करके तो वो भी मैं अपलोड करता हूं, और देख लेना कि उसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। सेंटेंस है, माई सजेशंस एंड पीसेस ऑफ एडवाइस फेल ब्लैंक स्पेस ऑन हिम। फेल फ्लैट है जी, फॉल फ्लैट ऑन समवन, इसका मतलब है बेसूद जाना, असर ना होना। ठीक है ना, ये एक ईडियम है, फॉल फ्लैट ऑन समवन। फॉल डायरेक्टली, फॉल डायरेक्ट, फॉल क्वार्टर। अच्छा, अब यहां एग्जामिनर ने एक तरफ फ्लैट लिखा है, एक तरफ क्वार्टर लिखा है, कि ताकि आप इनको रिहायश गाहें समझो, इनको पहले गलत करो, फिर देखो कि डायरेक्टली और डायरेक्ट में से क्या आएगा, और इसमें से एक तुक्का लगा दो, देख लें। एग्जामिनर की ये वो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि आपको वो खेलता है, जो कि आपसे वो खेलता है ताकि आप गलती करो। देख लो, ये क्वेश्चन मैंने बनाया कैसे है, फ्लैट और क्वार्टर इकट्ठा लिख दिया ताकि आप कहो कि दोनों गलत है। हालांकि इस फ्लैट का मतलब है सीधा, कि मेरी जो सजेशन थी, जो तजवीज़ात थी और जो नसीहतें थी, वो उसके ऊपर बिल्कुल चपटी गिरी, मतलब यानी कि कोई असर ना हुआ। तो फॉल फ्लैट ऑन का मतलब होता है बेअसर, इन वेन। ठीक है, अब हुजूर ये समझने के बाद इसकी एक दफा अब हम समराइज करते हैं इसको, फिर आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूं इसकी। ये मैंने कोई 20 एक सवाल यहां पर बनाए हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो हिम्मत करो, जब इतना लंबा चौड़ा लेक्चर आपने सुना है अभी, तो अब साथ ही एक ही गो के अंदर एक ही सिटिंग में ये भी सुनो जरा। पहले इसकी समरी हम देख लें। हमने सबसे पहले बात ये की थी कि ये सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है, ये टेस्ट में पूछते क्यों हैं? फिर उसका हमने जिक्र किया कि टारगेट ये होता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उस डोमेन में रहते हुए
वोकैबुलरी बताएं आपकी कैसी है, क्या आपके अंदर लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटी है, क्या आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, क्या आपका ग्रामर ठीक है, तो ये चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, फिर इसकी कितनी टाइप के क्वेश्चन होते हैं? मेरी नजर में ये 2 टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉजिक एंड कॉन्टेक्स्ट बेस। ये तो मेरे बच्चे मेरे ख्याल में ये है कि तकरीबन 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 हर सवाल में लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट तो होती है। सिग्नल आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन सिग्नल्स को पहचानना सीखो। फिर आगे एग्जांपल दी कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस को हमने कैसे देखना है। फिर देखी कि भाई जो सिग्नल्स हैं वो होते क्या हैं। सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड ऐसा होगा जो अग्रीमेंट या फर्दरेंस को शो करेगा, कोई लफ्ज ऐसा होगा जो कंट्रास्ट को शो करेगा, कोई लफ्ज ऐसा होगा जो कॉज इफेक्ट को शो करेगा या डबलिंग को शो करेगा। फिर आगे मैंने ये सिग्नल्स लिख भी दिए हैं आप लोगों के लिए कि ये सिग्नल्स हैं, अग्रीमेंट और फर्दरेंस के सिग्नल्स ये हैं, यानी जो बात एंड से पहले की जाती है वही एंड के बाद की जाती है, जो बात मोर ओवर से पहले की जाती है उसी को मोर ओवर के बाद में आगे बढ़ाया जाता है, जो बात लाइक वाइज से पहले की जाती है लाइक वाइज के बाद भी उसी बात को आगे बढ़ाया जाता है। इसी तरह फिर कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड से पहले जो कोई बात की जाती है, मिसाल के तौर पर ही इज वेरी एक्टिव, ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर इज वेरी लेजी, ठीक है। इसी तरह हाउएवर है, इसी तरह नेवरदलेस, नॉनदलेस और ऑन द कॉन्ट्ररी है, इसी तरह डिस्पाइट है, इसी तरह इन स्पाइट ऑफ है। अच्छा, एक बात याद रखना कि डिस्पाइट के बाद डायरेक्टली ऑफ नहीं आता, और इन अलहदा होता है, स्पाइट अलहदा होता है और ऑफ अलहदा होता है, ठीक है। 2 बातें मैंने की हैं। इन स्पाइट ऑफ असल में इन अलहदा है, स्पाइट अलहदा है और ऑफ अलहदा है, और इन स्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट अकेला होता है। और ये कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं, ऑल दो है, दो है, इवन दो है, ये सब कंट्रास्ट के सिग्नल्स हैं। इसी तरह ये कॉज इफेक्ट के सिग्नल्स आपके सामने हैं। फिर हमने बात की कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे देखना है, फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे देखना है, फिर ईडियम्स जो वो आते वैसे वंस इन अ ब्लू मून ही हैं, शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ईडियम्स भी आए, तो जो मशहूर ईडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, जो ईडियम्स हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब देखो, crows appear to behave blank space actively, helping one another to find food। लॉजिक है। अब देखें यहां क्या लिखा हुआ है कि किस तरह से कव्वे जो है वो एक्ट करते होंगे, हेल्पिंग वन अनदर, यही कॉन्टेक्स्ट है इसका। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव जो है इसको मैं नहीं बार को ऊपर ही रखता हूं। अच्छा, ये देखो जी, इफ दे हेल्प ईच अदर इट मीन्स दैट दे आर कोऑपरेटिव। मिस्टीरियस नहीं हो सकते, केयरफुली नहीं, अग्रेसिवली नहीं। अग्रेसिव बिहेवियर करेंगे बिलफर्ज तो फिर हेल्प क्यों करेंगे? केयरफुल की सेंस नहीं बनती। क्रोज अपीयर टू बिहेव केयरफुली, एक्टिवली हेल्पिंग वन अनदर टू प्रोवाइड देमसेल्व्स शेल्टर, टू हाइड देमसेल्व्स। अगर ऐसा होता तो तब हम कहते हैं कि बहुत केयरफुली एक्ट करते हैं ताकि खुद को शेल्टर दे सके, खुद को हाइड कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सम पोटैटोज ऑफ एंडीज, एंडीज के कुछ आलू हैं, कंटेन, उनके अंदर क्या है? ब्लैंक स्पेस, यही हमने देखना है कि क्या है। नोन एज ग्लाइकोल अल्कालॉइड्स, नहीं समझ आई। और फिर मैंने वही कहा कि ये ग्लाइकोल अल्कालाइड, हो सकता है मैं बोल ही गलत रहा हूं साइंस टर्म में, तो ये वर्ड इसीलिए बीच में डाले जाते हैं ताकि आपको टेंशन दी जा सके, यानी यहीं पे बैठ जाएगा जो एक नॉर्मल कैंडिडेट होगा कि बस आए आए ग्लाइकोल अल्कालॉइड आ गया, मैं तो इसको हल कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है,
आगे देखें, कोई सिग्नल तलाश करें, कोई लॉजिक तलाश करें। आगे लिखा हुआ पॉइजन्स होते हैं वो। Some potatoes of the Andes contain blank space known as this poison। ये poisons हैं। क्या करते हैं ये poisons? That induce stomach pains, vomiting, even death। अब देख लो, तो यहां पर कोई मस्बत, कोई फूलों जैसा लफ्ज नहीं आना। न्यूट्रिएंट्स ये बिल्कुल नहीं है। एक्सक्रीशन हम कहते हैं वेस्ट को, इंसानी फुजले को भी एक्सक्रीशन कहा जाता है। और स्टार्च जो है ये तो इसकी एक अच्छी चीज है पोटैटोज की। टॉक्सिक से निकला है टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब देख लें यहां पर, पॉइजन, पोल्यूटेंट, कंटेमिनेंट, वेनम। वेनम का मतलब भी जहर होता है। वेनम देखी है मूवी आप लोगों ने? अच्छा, अब ये देखो, अब ये पॉइजन का कॉन्टेक्स्ट था हमारे पास, पॉइजन का एक लॉजिक थी, और आगे भी लॉजिक चल रही है। ये स्टोमिक पेन पैदा करते हैं, वॉमिटिंग होती है, डेथ हो जाती है। तो भाई इन पोटैटोज, ये पोटैटो क्या कंटेन करते होंगे? ये कोई पॉजिटिव चीज तो नहीं होगी। स्टार्च तो ओरिजिनली होती है आलूओं में, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, भी पॉजिटिव चीज है। एक्सक्रीशन जो है वो, मतलब एक्सक्रीशन की तो सेंस ही नहीं बनती यहां। ठीक है, अब अगला देखें। द विजिटर वॉज ऑफ एन ब्लैंक स्पेस एज। विजिटर की कुछ एज की बात हो रही है। अच्छा, कैसी? वाइल वाइट हेयर्ड, सफेद बाल हैं भाई साहब के, बट बेबी फेस्ड। ही माइट हैव बीन 25 और 50। सफेद बाल हैं, बेबी फेस्ड है। कहता है या तो वो 25 का या 50 का है, तो उसकी जो एज है वो अनसर्टन हुई ना। फिर ये लॉजिक है, यही कॉन्टेक्स्ट है। ऐसा देखो, अब आप ना कोई खुद से फिलोसोफर बनने की कोशिश ना किया करो। जो सेंटेंस आता है ना वो आपकी दुनिया है। उस सेंटेंस के बीच में रहते हुए उस सेंटेंस को खंगालो, उस सेंटेंस को कुरेदो। आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा, इंशाल्लाह। डिलिजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट। इम्पोलाइट की सेंस नहीं है यहां। इम्पोलाइट एज क्या हुई? अनऑल्टरेबल। यदि एज उसकी बदल ही नहीं रही तो फिर एज नहीं बदल रही तो सफेद बाल कैसे हो गई भाई उसके? तो अनसर्टन एज है उसकी। अब आगे देखते हैं। इवन दो, ऑल दो और अकेला दो, ये तीनों जो दोज है ना, ये कंट्रास्ट के सिग्नल्स है। ऊपर लिखा हुआ है ऑल दो और इवन दो। Although the number of girls coming to the party is blank space, Catherine is determined to have it anyway। अच्छा, अब एक इवन दो वाला पार्ट है और दूसरा इवन दो के बाद वाला पार्ट है। अच्छा, इवन दो के बाद वाला पार्ट कह रहा है कि कैथरीन जो है वो डिटरमिन्ड है कि वो पार्टी को करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, इसमें कुछ कंट्रास्ट आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैथरीन पार्टी कैंसिल नहीं कर रही तो कुछ हालात ऐसे बन गए होंगे कि उसे पार्टी कैंसिल करनी चाहिए। ये दो और इवन दो और ऑल दो जो है ना बेटे, ये कंट्रास्ट के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है ना, मिसाल मैं इसकी एक और दूं आपको, एक मिनट ठहरिएगा। फर्ज करें कि ही रिमेन्स हैप्पी ऑल्दो ही इज अ हस्बैंड। ये देखो कंट्रास्ट है ना, कंट्रास्ट भी है और हैरत अंगेज बात भी है। ही रिमेन्स हैप्पी, खुश रहता है वो, ऑल्दो ही इज अ हस्बैंड। हस्बैंड होने के बावजूद ये जुर्रत। अब इस ऑल दो वाले पार्ट को ऑल दो की जगह इवन दो लिख लो, फिर भी कंट्रास्ट है। जैसे यहां पर इवन दो आया हुआ है, इसको स्टार्ट में ले जाओ। देखो ये यूं हुआ है, अब वो इसको स्टार्ट में ले गए। ऑल दो ही इज अ हस्बैंड,
कॉमा ही रिमेन्स हैप्पी, या दो ही इज अ हस्बैंड, या इवन दो ही इज अ हस्बैंड। तो कंट्रास्ट एक जो ऑल्दो वाले पार्ट में बात की गई होती है, उससे अगले पार्ट में उसके उलट बात की जाती है। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया है। तो इवन दो द नंबर ऑफ द गर्ल्स कमिंग टू द पार्टी इज श्रिंकिंग होगा ना, कम है नंबर्स, फिर भी कैथरीन कहती है कि मैं पार्टी करूंगी। कंट्रास्ट। अच्छा, द यूजुअली ब्लैंक स्पेस मिस्टर हैंडरसन रिएक्टेड वायोलेंटली। यूजुअली भी कंट्रास्ट का सिग्नल है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक्चुअली के बारे में बताया था कि एक्चुअली भी कंट्रास्ट का सिग्नल है। द यूजुअली ब्लैंक स्पेस मिस्टर हैंडरसन reacted violently to the significant and moderate comments of his critic। अब यूजुअली जो है ये भी कंट्रास्ट का सिग्नल है। तो जो मिस्टर हैंडरसन था वो यूजुअली कंपोज्ड रहता था। अब कंपोज्ड का मतलब है काम, ऐसा शख्स जिसको खुद पे कंट्रोल हो। तो यूजुअली कंपोज्ड रहता था मिस्टर हैंडरसन, लेकिन उसने रिएक्ट किया वायलेंटली, तो इनकॉम्पिटेंस की सेंस नहीं है। यूजुअली कन्विंसिंग मिस्टर हैंडरसन रिएक्टेड वायलेंटली, तो वो अगर यूजुअली कन्विंस करता था तो फिर आगे होना चाहिए था कि इस बार वो कन्विंस नहीं कर सका, वायलेंस की सेंस नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, अब अगर वो यूजुअली ही अग्रेसिव था तो फिर उसका वायलेंटली रिएक्ट करने का तो जवाब बनता है, रीजन बनती है, तो फिर यूजुअली क्यों कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर द यूजुअली कंपोज्ड मिस्टर हैंडरसन आना चाहिए था। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद देखें कि एज अ यंग मैन Taylor spoke of his desire to incorporate the seemingly contrary elements of his society so that the people might blank space rather than oppose each other। अब ये देखिए, अब ये जो rather than है, अगर हमें सारा समझ नहीं भी आया, ठीक है, तो हम इसके पार्ट को देख लेते हैं कि ये जो rather than है ये कंट्रास्ट का सिग्नल है। रादर दैन से के बाद में अगर अपोज है तो रादर दैन से पहले कोई अपोज का एंटेनिम आना चाहिए। ठीक है, तो अपोज का जो एंटेनिम होता है वो अग्रीमेंट की सेंस में आता है, वो हार्मनी की सेंस में आता है, वो पीस की सेंस में आता है, वो कॉम्प्लीमेंट की सेंस में आता है। इंसल्ट नहीं होगा। रिप्रूव का मतलब भी बेइज्जती करना होता है, झिड़कना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है, और फाइट जो है वो उसकी यहां पर सेंस ही नहीं बन रही। अब देखें, इसके अंदर कई सिग्नल्स मौजूद हैं। कहता है कि टेलर जो था, यंग मैन टेलर, स्पोक ऑफ हिज डिजायर टू इनकॉर्पोरेट, वो इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा है, वो कंबाइन करना चाह रहा है, वो सिंक्रोनाइज करना चाह रहा है, वो हार्मोनाइज करना चाह रहा है। किसको? कॉन्ट्रेरी एलिमेंट्स को। ठीक है, चलें फर्ज करते हैं ये पार्ट हमें समझ नहीं आया, तो सिर्फ रादर दैन को देखिए। रादर दैन के बाद अगर अपोज है तो रादर दैन से पहले अपोज जैसा कोई लफ्ज नहीं आना चाहिए, लिहाजा फाइट नहीं आ सकता, इंसल्ट नहीं आ सकता। रिप्रूव के मतलब का इशू बनेगा, अगर इसका मतलब आता तो क्या ही बात है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि मुकम्मल करे, अग्रीमेंट हो जिसके अंदर, सो दैट पीपल माइट कॉम्प्लीमेंट, यानी लोग एक दूसरे से हार्मोनाइज्ड होकर रहे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बैलेंस में रहे। ठीक है, सेवंथ देखिए, हैविंग पब्लिश्ड मोर देन 300 बुक्स इन लेस देन 50 years। अच्छा, अब मोर और लेस से यह समझ आ रही है कि बुक्स बहुत ज्यादा है और साल बहुत कम है। लोग सारी सारी जिंदगियां गुजार देते हैं और एक दो किताबों से ज्यादा नहीं लिख पाते।
तो मोर देन 300 बुक्स लिखी हैं इसने, और लेस देन 50 years में। तो साइंस फिक्शन राइटर ह्यूबर्ट ग्लेज में वेल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव ऑथर ऑफ आवर डे। प्रेशियस नहीं, हेस्टी नहीं, आउटमॉडर्ड। आउटमॉडर्ड का मतलब आउटडेटेड होता है। आउट से ही समझ आ रहा है हमें कि इसका कोई अनफैशनेबल, ओल्ड फैशन्ड, आउटडेटेड ऐसी कोई सेंस होगी इसकी, आउटमॉडर्ड। हेस्टी इसलिए नहीं आ सकता कि उसने बुक्स लिखी हैं, और जो हेस्टी बंदा होता है वो अपने हेस्ट में बुक को नहीं लिख पाता, जनरली ऐसा ही होता है। फिर लिखा होता है हैविंग पब्लिश्ड, लिखा हुआ हैविंग पब्लिश्ड मोर देन 300 बुक्स इन लेस देन 50 years। 8th देखें, बिकॉज है, और बिकॉज जो है और फॉर जो है, फॉर अगर कंजंक्शन का काम करे तो एज है, दैट है, सिंस है, सिंस भी अगर कंजंक्शन का काम करे, ठीक है, तो ये कॉज इफेक्ट की सेंस देता है। बिकॉज हिज टाइम वॉज लिमिटेड, टाइम था लिमिटेड। वैंग डिसाइडेड टू रीड द ब्लैंक स्पेस नॉवल वॉर एंड पीस इन डैश एडिशन। अगर टाइम लिमिटेड था तो वो नॉवल का कैसा एडिशन पढ़ना चाहता होगा? शॉर्ट एडिशन। अब ये देखें, वैसे तो फिर हर कोई ठीक लगता है, यहां पर फेमस नॉवल का मॉडर्न एडिशन पढ़ना चाहता था। वर्ड नॉवल ये नहीं हो सकता। वर्ड नॉवल क्या होता है? कुछ भी नहीं। रोमांटिक नॉवल का ऑटोबायोग्राफ्ड एडिशन भी हो सकता है, लेकिन हम इसको ही क्यों चुने? वजह यह है कि हमारे पास सिग्नल है यहां पर बिकॉज का, ये एक सिग्नल है, और फिर लिखा हुआ है टाइम लिमिटेड है, टाइम वॉज लिमिटेड। तो लिमिटेड टाइम में वो लेंथी नॉवल को एब्रिज्ड एडिशन में पढ़ेगा। एब्रिज का मतलब होता है मुख्तसर, ठीक है, ब्रिज से याद कर लो। ब्रिज जो होता है वो फासले को मुख्तसर करता है, ब्रिज। तो एब्रिज का मतलब भी कट शॉर्ट करना, सेंसर करना, डिक्रीज करना और समराइज करना और मुख्तसर करना होता है। 9th क्वेश्चन देखिए अब। इन गिविंग अ स्पीच द स्पीकर्स गोल इज टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली एंड, अब देखो एंड जो है ये यहां पर सिग्नल है, वही बार बार सिग्नल की बात आ रही है, बार बार सिग्नल की बात आ रही है। एंड से पहले अगर क्लियरली है ना जी, तो एंड के बाद भी कोई क्लियरली जैसा ही लफ्ज आना चाहिए कि स्पीच देते हुए एक स्पीकर का गोल क्या होना चाहिए कि वो कम्युनिकेट करे, क्लियरली करे और इनडायरेक्टली तो हो नहीं सकता, ठीक है, इफेक्टिवली हो सकता है, विगरसली भी हो सकता है और टैक्टफुली भी हो सकता है। सबसे पहले हम इस बीटा को गलत करेंगे ना। अच्छा, आगे देखते हैं। वो क्लियरली एंड डैश सो दैट द ऑडियंस विल बी इन नो हेस्ट, गलत है। अब आगे अल्फा में देखें। अच्छा, ऑडियंस डिस्कंफर्ट में क्यों जाएंगी जी? हाँ, अब देखें, अब यहां पर सिग्नल ये है कि वो अपने आइडियाज को क्लियरली पढ़े, और जब वो अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करेगा क्लियरली, तो इसका मतलब है कि ऑडियंस किसी सस्पेंस में नहीं रहेंगे, और सस्पेंस तभी जनरेट होता है जब कोई चीज क्लियर ना हो। सस्पेंस हो गया, मिस्ट्री हो गया, एम्बिगुइटी हो गया, कंफ्यूजन हो गया, इसका मतलब ये होता है कि चीज क्लियर नहीं है। तो अगर एक राइटर का गोल ये है कि वो कम्युनिकेट करे क्लियरली एंड टैक्टफुली, टेक्निक के साथ, स्किलफुली, टैक्टफुली मतलब थॉटफुली, डेलिकेटली, सेंसिटिवली, ताकि क्लियरली और सेंसिटिवली उसको डिपिक्ट करे, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करे, ताकि इस क्लैरिटी की वजह से ऑडियंस किसी सस्पेंस में ना रहे। और सस्पेंस का मतलब वो ढ नहीं होता। सस्पेंस का मतलब होता है अनक्लियर। जब कोई चीज अनक्लियर होती है, एम्बिगुअस होती है, कंफ्यूजिंग होती है,
तो ही सस्पेंस क्रिएट होता है। जब कोई चीज क्लियर हो जाती है तो सस्पेंस खत्म हो जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो। अब देखिए ऑल्दो जो है ये भी सेंस कंट्रास्ट की है, ऑल्दो, दो, इवन दो। ऑल्दो ग्रेगेरियस बाय नेचर। अब ग्रेगेरियस का मतलब मुझे नहीं आता, चले छोड़ देते हैं इसे। लीसा बिकेम क्वाइट एंड। अब एंड यहां पर फिर सिग्नल आया है। अब एंड से पहले अगर क्वाइट है यानी कि खामोश है, तो क्वाइट जैसा ही लफ्ज आगे आना चाहिए था। कॉन्फिडेंट नहीं है, ऑटोनोमस नहीं है, ऑटोनोमस ऑटो से निकला है, खुद मुख्तार, ऑटोनोमस। म्यूलिश, ये म्यूल से निकला है, और म्यूल जो है वो सिंबल है स्टबर्ननेस का, ढिठाई का, जिद का। म्यूल कहते हैं खच्चर को। जिस तरह शेर सिंबल है ब्रेवरी का, और जिस तरह डव, फाख्ता जो है वो सिंबल है पीस का, अमन का, इसी तरह म्यूल जो है वो सिंबल है जिद का, स्टबर्ननेस का। तो यहां पर रिजर्व्ड आएगा, क्वाइट एंड रिजर्व्ड ये एक जैसा है। आफ्टर शी वॉज अनएक्सपेक्टेडली लेड ऑफ फ्रॉम वर्क। तो ऑल्दो ग्रेगेरियस बाय नेचर। अब देखो यहां पर अगर ऑल्दो वाले पार्ट में ग्रेगेरियस है और ऑल्दो के बाद वाले पार्ट में ये कंट्रास्ट होना चाहिए, तो क्वाइट का एंटोनिम होगा ये ग्रेगेरियस, यानी कि टॉकेटिव होगा शायद। इसका मतलब पक्का नहीं पता मुझे, एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह भी देखा जा सकता है। बल्कि इस चक्कर में पढ़ने की बजाय आप ये देखें कि एंड से पहले क्वाइट है और एंड के बाद क्वाइट जैसा ही कोई लफ्ज आना चाहिए था, रिजर्व्ड। 11th देखिए, द इंक्रीजिंगली पॉपुलर लीडर ऑफ अमेरिकाज सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब विल्मा मैनकिलर। पॉपुलर लीडर है, ठीक है, ये देखिए ये सिग्नल है, पॉपुलर लीडर है और नाम भी है इसका विल्मा मैनकिलर। अब विल्मा की तो समझ आ रही है, मैनकिलर ऐसा लगता है कि जैसे खिताब है इसका। हैज शैटर्ड द मिथ दैट ओनली मेल्स कुड बी लीडर इन अमेरिकन इंडियन गवर्नमेंट। पॉपुलर लीडर थी, इंक्रीजिंगली पॉपुलर लीडर थी, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब की इंक्रीजिंगली पॉपुलर लीडर थी, और नाम था उसका विल्मा मैनकिलर। तो उसने इस मिथ को तोड़ा, शटर किया। शटर का मतलब बिखेर देना, तोड़ देना, डिसइंटीग्रेट करना, डिसमिनेट करना। एग्जैजरेटेड का मतलब बढ़ाना चढ़ाना है, कंटिन्यूड तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कि अगर उसने अगर खातून थी और पॉपुलर लीडर थी तो उन्होंने इस मिथ को कंटिन्यू या कंफर्म क्यों करना था कि सिर्फ मर्द हजरात ही लीडर हो सकते हैं। उसने इस मिथ को तोड़ा होगा, और मिथ का मतलब होता है अनरियल चीज। अच्छा जी, 12वां देखें, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है, क्रिटिसाइज कर रहा है सेनेटर को। उसकी कोई बुरी हरकत को क्रिटिसाइज करेगा ना। फॉर हिज डैश एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंडिचर? ऑब्वियस एक्सपेंडिचर। ऑब्वियस एक्सपेंडिचर तो सबके सामने होता है, तो फिर उसके अंदर गिला शिकवा कैसा? अच्छा, जुडिशियस और जुडिशियल में फर्क है। जुडिशियल का मतलब होता है जिसका ताल्लुक अदालत से हो, अदालती, लीगल। और जुडिशियस का मतलब होता है वाइज। तो वाइज एक्सपेंडिचर उसने नहीं किए, वो तो क्रिटिसाइज हो रहा है, इंक्वायरी बैठी हुई है, तो उसने, अच्छा, इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर हो सकता है। चले इसको हम देख लेते हैं। इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स विच दे फाउंड टू बी जस्टिफाइड। आगे जस्टिफाइड गलत है। फिर आपके एग्जाम में ट्रेडिशन तो ये है जनरली कि सिंगल ब्लैंक आती है, एक खाली जगह आती है, लेकिन अगर दो खाली जगह होती हैं तो उनको एड्रेस करना ज्यादा आसान होता है। तो ये बनेगा, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्रिटिसाइज द सेनेटर फॉर हिज wasteful expenditure of public funds which they found to be unjustifiable। 13th देखिए, डिस्पाइट फिर कंट्रास्ट का सिग्नल है। डिस्पाइट डैश ऑफ मेटीरियल,
which he worked. Many of the Tiffany's glass masterpieces have survived for more than 70 years. एक डिस्पाइट वाला पार्ट है और एक डिस्पाइट के बाद वाला पार्ट है। डिस्पाइट के बाद आ रहा है कि जो टिफनीज के ग्लास मास्टरपीस थे वो 70 साल तक उन्होंने सरवाइव किया, यानी कि वो देरपा थे। यानी कि डिस्पाइट वाले पार्ट में आना चाहिए कि वो देरपा नहीं थे। कंट्रास्ट का सिग्नल है ना भाई। डिस्पाइट वाले पार्ट के बाद आ रहा है कि टिफनी के जो ग्लास मास्टरपीसेस हैं वो 70 साल तक सरवाइव किया उन्होंने। तो इसका मतलब है डिस्पाइट delicateness of the material which he worked, transparency, beauty, plenty इसके अंदर सही नहीं है। अब देखिए 14th, selection committee है for the exhibition was amazed, हैरान हो गई वो कमेटी to see such fine work done by a mere unprofessional, कि इतना शानदार काम एक अनप्रोफेशनल ने कैसे कर दिया। इसके अंदर जो लॉजिक है वो ये है कि वो अमेज हुई, हैरान हो गई। अगर कोई माहिर बंदा काम करता तो वो हैरान क्यों होता। ये जो सिलेक्शन कमेटी है, अगर आर्टिस्ट, अगर कॉनोसर का मतलब भी है एक्सपर्ट, माहिर, और एंटरप्रेन्योर हम कहते हैं ऐसा बिजनेसमैन जो कि रिस्क लेता है। अनप्रोफेशनल यहां पर होगा। मियर कहते हैं महज को, तो मियर कहते हैं सिर्फ को, जस्ट, बाय अ जस्ट अनप्रोफेशनल। तो यहां पर जो लॉजिक बन रही है, जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, वो अमेज्ड का बन रहा है। ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो हैरान हो गई है कि ऐसा फाइन वर्क एक ऐसे अनप्रोफेशनल ने कर दिया। 15th देखिए, द टीचर सस्पेक्टेड चीटिंग, शक पड़ गया टीचर को कि चीटिंग हुई है। कैसे? व्हेन ही नोटिस्ड द प्यूपल्स, प्यूपल हम शागिर्द को कहते हैं, प्यूपल्स फ्यूटाइल, बेकार ग्लांसेस, इरेगुलर, कोल्ड या स्टेल्थी। तो जब चीटिंग की बात हो रही है इसमें भी लॉजिक मौजूद है, और वो है चीटिंग में। कि जब चीटिंग की बात हो रही है तो जो स्टूडेंट होगा उसके ग्लांसेस, उसकी नजरें जो वो डाल रहा होगा वो स्टेल्थी होंगी। स्टील से निकला है ये, चोरी चोरी नजरें डालना, स्टेल्थी, फर्टिव। 16th क्वेश्चन देखिए, योर ब्लैंक स्पेस, योर डैश रिमार्क्स स्पॉइल द इफेक्ट। कहता तुमने रिमार्क्स दिए हैं और इफेक्ट को तुमने उसकी जड़ मार दी है। स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ योर स्पीच। कहता ट्राई नॉट स्ट्रे फ्रॉम योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट से ना भटको। तो कैसे रिमार्क होंगे? स्ट्रे का अगर मतलब नहीं आता तो स्पॉइल का मतलब तो आता है ना। तो उसके रिमार्क्स ने स्पॉइल किया है, तो रिमार्क्स उसके कैसे होंगे? डाइग्रेसिव, यानी कि वेवर्ड, यानी कि स्कैटर्ड, भटके हुए, इधर उधर की हाँकना, डाइग्रेसिव रिमार्क्स। इसी वजह से जो स्पीच का जो इफेक्ट है वो स्पॉइल हुआ है, और आगे उसे नसीहत भी की जा रही है, ट्राई नॉट स्ट्रे फ्रॉम योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट से इधर उधर ना भटको। इनऑफेंसिव और इंसल्टिंग और परसिस्टेंट तो फिर पॉजिटिव हो गया। अगर परसिस्टेंट रिमार्क्स थे उसके तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो स्पॉइल तो बिल्कुल ना हुआ होगा। इनऑफेंसिव, अगर इनऑफेंसिव रिमार्क्स उसने दिए थे तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, इंसल्टिंग आ सकता है वैसे, लेकिन इंसल्टिंग रिमार्क्स वो किसको देगा स्पीच में? ऑडियंस को, किसको? और आगे ट्राई नॉट स्ट्रे भी लिखा हुआ है, ये दूसरी लॉजिक है ये। तो लॉजिक, कॉन्टेक्स्ट और सिग्नल ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी। लॉजिक, कॉन्टेक्स्ट और सिग्नल। बाकी रही ग्रामर की बात तो उसके ऊपर काम करते हैं मिलके, और वोकैबुलरी की बात तो अगला जो लेक्चर है वो वोकैबुलरी का ही आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा।
17th देखिए, बस काफ़ी टाइम आपका मैंने लिया है, 20 तक करवाऊंगा, फिर अल्लाह हाफिज कहूंगा। कहता है व्हेन सच डैश रिमार्क्स आर सर्कुलेटेड, कुछ रिमार्क्स सर्कुलेटेड हो गए। कैसे रिमार्क्स थे वो, आगे देखें कि लिखा हुआ है वी कैन ओनली ब्लेम एंड डिस्पाइस। कहते हैं हमने ब्लेम किया, डिस्पाइस, अगर हम, अच्छा डिस्पाइस का मतलब नहीं आता तो ब्लेम को जहन में रखे, यानी हमने ब्लेम दिया, इल्जाम धरा। ये देखें, दोज हु प्रोड्यूस देम, कैसे रिमार्क्स हो गए। प्रेजिंग रिमार्क्स पे तो हम ब्लेम नहीं देंगे, चांस रिमार्क्स बन नहीं सकता, ये तो नॉनसेंस है। बम्बास्टिक रिमार्क्स के ऊपर तो ब्लेम देना बनता ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छे होंगे। रिप्रीहेंसिबल बचा है जी एक, तो रिप्रीहेंसिबल का मतलब नहीं भी आता अगर, तो एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बाकी अगर तीनों नहीं है तो इसका मतलब है कि डेल्टा करेक्ट है। 18th देखिए, वी नीड मोर मैन एंड वुमेन ऑफ कल्चर, हमें ज्यादा कल्चर्ड लोग चाहिए। इसका मतलब है कि ज्यादा कल्चर्ड लोग नहीं है हमारे पास। वी नीड मोर मैन एंड वुमेन ऑफ कल्चर एंड एनलाइटनमेंट इन आवर सोसाइटी, वी हैव टू मैनी बारबेरियन अमंग अस। तो जब अल्फा, अगर स्कॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं तो फिर हम मजीद क्यों कल्चर्ड लोगों को मांग रहे हैं। मॉडल्स अगर मौजूद हैं तो फिर हमें मजीद भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल्स का तो खैर बनता ही नहीं है, ये कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं बनती। कहता है कि हमें कल्चर्ड लोग चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लॉयर्स हैं। ये भी इलॉजिकल बात है, लॉयर्स जो हैं, बहुत सारे लॉयर्स बहुत कल्चर्ड है। 19th देखिए, अ न्यूज ऑफ हिज एक्यूजिशन स्प्रेड थ्रू द टाउन, खबर फैल गई कि उस पे इल्जाम लगा है। न्यूज खबर, एक्यूज्ड एक्यूजेशन इल्जाम लगने की खबर फैली। द सिटीजन्स बिगैन टू ऑस्ट्रसाइज हिम एंड अवॉइड मीटिंग हिम। अब एंड के एंड फिर सिग्नल है यहां पे अग्रीमेंट का, ये देखिए एंड के बाद है लोग उससे मिलने से अवॉइड करने लगे। अब एंड से पहले अगर लोग, उस एंड के बाद अगर लोग मिलने से अवॉइड कर रहे हैं तो एंड से पहले भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज ही होगी। मिनिमाइज हिम सेंस नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेट ये सबसे वीक ऑप्शन है। अच्छा, द सिटीजन्स बिगैन टू डैमेज हिम, जब डैमेज ही कर दिया तो फिर अवॉइड क्यों करेंगे वो। तो सारे ही अगर बीटा चार्ली डेल्टा नहीं हो सकते तो फिर अल्फा ही है, ऑस्ट्रसाइज हिम, जो भी मतलब है ऑस्ट्रसाइज का। वैसे ऑस्ट्रसाइज का मतलब होता है दूर कर देना, कोल्ड शोल्डर देना, बैनिश करना, एग्जाइल में भेज देना, इग्नोर करना, हुक्का पानी बंद कर देना, किसी का अलग कर देना खुद से। 20th और लास्ट ये देखिए, परहैप्स बिकॉज ही फील्स डैश, बिकॉज कॉज इफेक्ट का सिग्नल है, बाय एन एक्सेस ऑफ पेरेंटल रिस्ट्रिक्शंस, वालदैन की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, एंड रूल्स एट एडोलेसेंस, द रिप्रेस्ड चाइल्ड मे ब्रेक आउट ड्रामेटिकली। चाइल्ड रिप्रेस्ड था, रिप्रेस्ड, प्रेशराइज्ड, तो क्या फील करता होगा वो। एनकरेज बिल्कुल भी नहीं, पैसिफाइड बिल्कुल भी नहीं, और फैसिनेटेड बिल्कुल भी नहीं। वो फील करता होगा कन्फाइंड, कन्फाइनमेंट, कन्फाइंड। ठीक है, कन्फाइन का मतलब अगर नहीं भी आता तो अल्फा बीटा चार्ली, अल्फा बीटा और डेल्टा का तो आता है ना मतलब। तो हुजूर ये आपके सामने एक मैंने डिस्कस की है इस वक्त एक पूरी एक्सरसाइज भी 20 क्वेश्चंस की, और उससे पहले मैंने आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी बताई है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस कंप्लीशन का कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मजीद को क्यूरीज हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और मटेरियल भी यहाँ से आपको, ये जो आज मैंने पढ़ाया ये आपको मिल सकता है। मजीद एक्सरसाइजेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला जो मेरा लेक्चर होगा
या तो वो वोकेबलरी पे होगा या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।